नमस्कार। आज डॉक्टर श्रीनिवास सोनटके, मैं एमडी इन आयुर्वेदा। आज चंद्रपुर ज़िले से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पैरालिसिस के केसेस, किडनी रिलेटेड डिसीजेस एंड स्पाइन रिलेटेड डिसीजेस, ऐसे कुछ मरीज़ आते हैं जो कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हो जाती है। कभी कभी ऐसे समझ में आता है कि दवाई लेते समय पे जब तक ठीक है और लेने के बाद कोई वापस से वही प्रॉब्लम्स दोहराना चालू हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे सामने ही अभी हम पैरालिसिस के केस देखते हैं, स्टडी देखते हैं। अभी कुछ उनकी फाइल्स मेरे पास हैं जिनके अभी सीटी स्कैन हो चुके हैं और ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हो चुके हैं। पहले स्ट्रोक में राइट हैंड साइड में जस्ट टिंगलिंग सेंसेशन था और एक राइट हैंड साइड की बाजू जो होती है वो थोड़ा सा एक कर्व हो जाती है। मतलब एक बराबर प्रॉपरली पैरालिसिस के केसेस में प्रॉपरली पेशेंट को बोलना नहीं होता है, नमनेस रहता है, कभी कभी अनकॉन्शियस में भी जाता है। हालांकि ये पेशेंट आपके जो सामने है वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता था और टिंगलिंग सेंसेशन भी था और गाड़ी में डाल के लेके आए थे उनके रिलेटिव्स। अभी हमने कुछ 13 डेज नियर अबाउट 1 महिना हो गया है। 1 महिना झाला ना भाऊजी आपल्याला? 1 महिना झाला। नियर अबाउट 1 मंथ हो चुका है। BP 220 तक नियर अबाउट था और डायस्टोलिक 110 ऐसा था। और उसके बाद में हमने सिटी के लिए भेज दिया था। तो जस्ट लैकुनर इन्फेक्ट, ये लैकुनर इन्फेक्ट होता क्या है कि ब्रेन की एक अवस्थाएं होती हैं जो एकदम ऑब्स्ट्रक्शन होने की कोशिश करेगा और जहाँ पे जो कुछ भी कोशिकाएं होती है, एक सर्कुलेशन प्रॉपरली बॉडी को सर्कुलेशन मिल नहीं पाता है, वहाँ पे फिर सीरा, कंडरा, धमनी, ऐसे कुछ जो कुछ भी बोलेंगे वो साइड की एक पैरालाइज हो जाती है। मतलब वहाँ पे सेंसेशन पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट चलना नहीं होता है, फिरना नहीं होता है, ऐसे हम कहते हैं। फिर डॉक्टर लोग जो कि एक BP के टैबलेट्स और कुछ ब्लड को डिज़ोल्व करने के लिए टैबलेट जैसे इकोस्प्रिन हो गया है, क्लोपिडा, ये प्रोटोकॉल सही है और यही सेफ़ है मेडिसिन्स। और ये काफ़ी दिनों तक पेशेंट का जब तक थोड़ा सा जो कुछ भी डोज है हमारे 3 मंथ्स 1 मंथ हम ये चलाते हैं। और ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है जो कि पेशेंट प्रॉपरली वॉक नहीं करता है, अनस्टेबल रहता है। फिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो अभी जो हमारे सामने पेशेंट बेड के हैं वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, फिर नहीं पाते थे और फिर कन्वर्ट हो चुके थे कि डायरेक्टली आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद में हम ऐसी कंडीशन में हम चिकित्साएं क्या क्या दे सकते हैं? तो वैसे हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली दिए थे और कुछ मेडिसिन्स, ऐसे कंडीशन में हम जो कुछ भी मेडिसिन्स देंगे वो पूरी तरह से ब्रेन के रिलेटेड रहेगा। मोस्टली आयुर्वेद के काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि अश्वगंधा पाक है, अश्वगंधा की कल्प है, बलारिस्ट है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ये काफ़ी देना, ये तो ठीक है, ये देना तो है हमको। लेकिन जहाँ पे उनकी संप्राप्ति हो चुकी है जैसे कि ब्रेन के रिलेटेड, उसकी पहले हमें चिकित्सा करनी होती है। तो अगर ये प्रॉपरली हम संप्राप्ति को भंग करते हैं, ऐसी कुछ चिकित्साएं करते हैं तो पेशेंट एकदम से ठीक हो जाता है। तो चलो हम थोड़ा सा पेशेंट के साथ भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ व्यू ठीक है यहाँ तक। वैसे तो हम डायग्नोस्टिक पार्ट करते हैं तो 2-3 घंटे का भी लेक्चर हो जाता है। तो जस्ट हम पेशेंट के साथ एक ओव्हरव्ह्यू लेते हैं। तर बाबा, आपल्याला काय झालं होतं? म्हणजे जेव्हा तुम्ही इथे दवाखान्यामध्ये आले होते, कशा पद्धतीनं आपल्याला त्रास होता? तसंच काही नाही, हातातून कासरा निघून गेला आणि खंच निघून गेला, हाँ। मूल बशी नहीं। हाँ, इनका कहना है कि ये जब त्याला हाताचा कासरा इथं घेतला, इकडे जाय कासरे सगळं, इकडे येई नाही। अरे म्हणलं आपलं गेलं, तब्येत बिघडली, बरोबर, सोडून दिला।
डायरेक्ट नातेवाईकांना समजा इकडे आणलं तुम्हाला. बरं, नंतर मग किती दिवसामध्ये तुम्ही चांगले झाले? चांगले काय, आता हे इथून तुमची जी दवाई झाली, सुट्टी झाली, इथं थोडं आराम पडला. त्याच्यानंतर मग आता दवाई सरत होती, ठार झालो. तर बरेचसे आता असे काही लोक येतील समजा लकव्याचे, तर मग त्यांच्यासाठी आपलं तुमचं म्हणणं काय राहील का? म्हणजे त्यांच्यासाठी काय सांगणार तुम्ही? समोरचे जे लकव्याचे केसेस असे, आता जसं तुमच्या गावामध्ये झालेले आहे काही केसेस, किंवा तुमच्या पाहण्यामध्ये एवढं उभं आयुष्य आहे का, तेवढ्या आयुष्यामध्ये जे काही तुम्ही पाहिलेलं आहे, तर त्या लोकांना काय तुम्ही सांगणार? तुम्ही काय निरोप देणार का बा असा काही आजार आहे तर मग घाबरलं पाहिजे का? मग एकदम अचानक मग तशा परिस्थितीमध्ये, ज्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही ह्या पिरियडमध्ये गेले, तर तशा परिस्थितीमध्ये मग लोकांना तुम्ही काय संदेश देणार बा तुमच्याकडून? हो, तर आमच्या हिशोबावर येईल ना, तसं झालं ना तर आम्ही शकतो. बरं, आम्हाला तुमची कोणत्या पैशाची अडचणी असं तरी ठीक आहे, पण तुम्ही तिथं जावा. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की डॉक्टर सोनटकेकडे तुम्ही यावं असं? बरोबर. नाही, पण लोकांनी घाबरलं पाहिजे का बा लकव्यासाठी? नाही, घाबरले. आता गेल्या दिवशी म्हणजे लवकर गेलं बरं झालं म्हणे. लवकर म्हणजे दवाई पडली बरं झालं. अरे बाबा म्हणलं मी, ते उपरबाईचा म्हणलं बोंडे पूर्ण लूज होऊन गेला होता म्हणून. पूर्ण डॉक्टरने सांगितलं होतं की ते उपरबाईवाले बोंडे पूर्ण लूज झाले, आता ते जाणार. तर त्याच्यानंतर काय झालं, आपण इथंच होतो ना. इथं होते तुम्ही. तेव्हा तुमच्या सोबत त्याने 4-5 लकव्याचे केसेस होते. सुट्टी केली, चंद्रपूरला नेतो म्हणे. अरे नेताना तरी म्हणलं चंद्रपूरला कोणीच घेत नाही म्हणलं, इथंच राहू द्या, मरण केव्हा चौपट होईल. ते म्हणे आता आम्ही म्हणे एवढे ड्युटीचे आमच्या बापाने एवढी मेहनत केली, आम्हाला लावलं, मग आम्ही त्याच्यासाठी नाही लावायचं काम. तर तुमचं बिल तोडलं, त्यानं घेऊन गेले, चंद्रपूरला घेऊन गेले इथून हॉस्पिटलवरून. तर पुण्या डॉक्टरने घेतली नाही, कोणीच नाही घेतलं. बरोबर. हे ट्यूबच्या मी येतच होतो ना. तुम्ही येत होते, कुठलेच घेतले नाही. आणि ते मिळण्यावानीच राहील. तर बुडं पुन्हा वापस आलं. घरी आल्यावर लागला हात पाय हलवाने असं. मग असं डोरे टकरून पाहा लागला. तेव्हा मग तुम्ही इथून बाईला पाठवलं नाही का? 1 रुपया नका देऊ म्हणे, जे दिले ते दिले. तर म्हणे आता तर तुमचं नशीब, नाही तर गेले तर जाऊ म्हणे, पण मी त्याला पूर्ण औषध देतो म्हणे. इथून तुम्ही बाई पाठवली, येतच होतो मी. तर मध्ये काही तेवढं पटलं नाही. मी आता तुम्हाला विचारतो म्हणून थोडंसं राहू दे बा म्हणलं. तर नसे मग तुम्ही सुट्टी दिली 4 वाजता. तर मग गावाला गेलो. तर त्याचा जवळ नाही का तो हिवशीवाला, बरोबर, द्यार का, तो ओरडे फडान पाणी लागला. थांबलो तर तो भेटला. कोणीच घेतलं नाही म्हणे. आणि तू सांगणं ना पहिलं त्या ससराव सांगणं म्हणलं इथंच राहू दे ना. खरोखर म्हणे ह्या सलाईन लावूनच होती ना गेले तेव्हा, तर ह्या सलाईनच त्याला आराम पाडला. आणि मग म्हणे बाई पाठवली डॉक्टरनं. अरे मी तिथंच होतो का म्हणलं. म्हणे सगळं माहिती, मग ह्या पेशंटसाठी पाठवलं. मी विचारलं नाही डॉक्टर साहेब, नाही तर म्हणलं त्याच्या वडील माझ्या संबंधीचा माणूस आहे म्हणलं. आता तो बाल्या झाला संबंधीचा, जेव्हा सांगलं तेव्हा म्हणलं मान्यता केली आपली गोष्ट म्हणलं. पण केव्हा आहे म्हणलं असं जे झालं, मी सांगलं आपलं हे नाही का ते चिकनगुन्याले टोंगेचा दवाखाना उलवा, आणि ह्या लकव्याने म्हणलं सोनटकेचा दवाखाना. केव्हा तिथं जायचं म्हणलं, त्या दिवशी तर सांग म्हणलं आपल्या इथं पाठवून नाही तर मधून सांग म्हणलं. तुमच्या उभ्या आयुष्यामध्ये किती पेशंट इथं बरे झाले असताना पाहिले तुमच्या याच्यामध्ये, तुमच्या पाहणीमध्ये, आपल्या दवाखान्यामध्ये किती लोक बरे झाले असं तुमचं म्हणणं? नाही, 5-6 लोक आपल्या लक्षात आहे बा. 5-6 लोक तुमच्या लक्षात आहे. म्हणजे आपण बोल्या माणूस नाही, बोलायचं तोंडावरच बोलायचं. लीडर असो, कसं असो, कसं असो. बरं. तर पण त्याच्या दवाखान्यात चिकनगुनिया, मी तिथं गेलो होतो चिकनगुनिया. अभी इनका ये कहना था कि ये जो जब भर्ती थे हमारे हॉस्पिटल में, जब ये भर्ती होते समय में और एक केस आई थी हमारे पास जो एकदम इमरजेंसी कंडीशन में थी. एकदम पेशेंट अनकॉन्शियस था, बीपी नियर अबाउट 240 के ऊपर था, और सैचुरेशन अभी थोड़ा सा हम बता ही देते हैं कि सैचुरेशन 75 था. बोला कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ ऑक्सीजन की ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट एड ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने कुछ
इमरजेंसी मेडिसिन हमने चालू कर दिए और वो होने के बाद में डायरेक्टली पेशेंट की रिलेटिव्स का कहना था कि नहीं, हम डायरेक्टली हम सिटी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। और उसके बाद में वहाँ पे लेने के बाद में MRI वगैरह निकाला, लेकिन वो डॉक्टर का कहना था कि दिस लास्ट स्टेज, अभी ब्रेन हेमरेज हो चुका है, अगर ये 10 दिन भी रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खिलाओ पिलाओ, घर में सेवा करो और लेके जाओ। लेकिन वो होने के बाद में भी हमारे पास जब केसेस आए, वैसे हमने नियर अबाउट आता 1 महिना झाला असेल ना त्याला, 1 महीना में कुछ हमने भी कुछ रिस्क नहीं लिया था स्टार्टिंग में। अभी घर में हमने ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो भी हम आपको रिव्यूज़ दिखाएंगे, वो भी पेशेंट अगले लेसन में हम देखेंगे। और वो भी एकदम कंफर्टेबल है, चल फिर रहा है, एकदम से खुद होके उठ रहा है, खुद होके बैठ रहा है। ये 20 डेज में, म्हणजे 1 महिन्यामध्ये झालं ना पूर्ण, विदिन 20 डेज ये बाबाजी भी थे वहाँ पे, और वो भी पेशेंट एकदम से ठीक है और ये भी ठीक है। और 2 पेशेंट थे, उनका कहना था कि हमारे देखने में 4-5 केसेस मेरे सामने ही ये पूरी तरह से ठीक है। तो इसी तरीके से हम पैरालिसिस की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, एकदम से एंजॉयबल ट्रीटमेंट है पैरालिसिस, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने है अभी ये पेशेंट, अभी हात उचलून दाखवा, तुम्ही हात उचलून दाखवा, हाँ हो, उभं होऊन दाखवा। अभी ये जो खड़ा है पेशेंट, और ये देख सकते हो एकदम से कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और ये बाबा जी को, हमारे ये महाराष्ट्रियन बाबा जी है, कुछ बसा शेतकरी है, काफ़ी दिन से खेतीबाड़ी करते हैं, तो अचानक से वो पैरालिसिस का अटैक आ गया है। अभी ये पूरी तरह से ठीक है और वापस से और खेतीबाड़ी में वो जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेसन में हम मिलते हैं। 2 एकराला 30 क्विंटल कापूस पकवते बोला ना काय 2 एकराला 2.5 एकराला 30 क्विंटल कापूस पिकवते। अच्छा, इनका ये कहना है कि 2.5 एकड़ में मैं 30 क्विंटल कपास जो है वो अक्सर हर साल में वो मैं इनकम करता हूँ, मतलब 30 क्विंटल 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ में 2.5 एकड़ की खेती में उन्हें 30 एकड़ की फसल कुछ हो जाती है। तो 30 क्विंटल्स के समान, मतलब 3×5 = 15 म्हणजे जवळपास 1.5-2 लाख रुपयाचं उत्पन्न 2.5 एकड़ के खेती में वो उनका कहना है कि 250-3 लाख रुपए का इनकम मैं कमा लेता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबा जी का, तो आप देखने के लिए भी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले कुछ वीडियो में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं।